सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। आज एक बार फिर अपन इस वीडियो के माध्यम से अपने पाठ्यक्रम को गति प्रदान करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि पिछले 3-4 वीडियोज़ के माध्यम से मैं आपको इंटरप्रिटेशन के बारे में बेसिक जानकारी दे रहा हूं, और आज के इस वीडियो में एक बार फिर मैं आपको ब्रीफली एक चैप्टर का थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं, जिसके अंदर जाके हेडिंग वाइज अपन एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। आज के इस टॉपिक में अपन जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके सामने है, निर्वचन के आंतरिक सहायक उपकरण या इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन। तो देखिए, मैं आपको बिल्कुल सिंपली ये बता रहा हूँ कि जैसे 3 प्रधान नियम और कुछ गौण नियम या सब्सिडरी रूल्स के रूप में अपन ने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, उसी तरीके से आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी भी स्टैट्यूट के इंटरप्रिटेशन में अपनी मदद करते हैं, और उन चीज़ों को अपन आंतरिक और बाह्य उपकरणों के रूप में क्लासिफाई करते हैं। तो किसी भी कानूनी या संविधि के वे आंतरिक उपकरण जो इंटरप्रिटेशन में हमारी मदद कर सकते हैं, ब्रीफली आज की इस वीडियो में मैं आपको इस चीज़ का इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। तो देखिए, इसमें आपके सामने स्क्रीन के ऊपर सारी विषय वस्तु पड़ी है, और उस विषय वस्तु को आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। और जैसा कि आपको मेरे हिसाब से दिखाई दे रहा होगा, और ये कुछ हेडिंग्स हैं जिनको अपन इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन पढ़ सकते हैं। इसमें सबसे पहली बात है नाम या शीर्षक। देखो, प्रत्येक कानून का या संविधि का अपना एक टाइटल या शीर्षक होता है, और वो शीर्षक अपने आप में हमें उस दिशा का बोध करवाता है जिस दिशा में हमें इंटरप्रिटेशन की ओर कदम बढ़ाना होता है। दूसरा इसमें होता है लघु शीर्षक, शॉर्ट टाइटल। तो देखो, कानून के जो नाम होते हैं वो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों टाइटल होते हैं। तो लघु टाइटल उस टाइटल को कहा जाता है जिसके माध्यम से अपन सामान्यतः किसी कानून को पुकारते हैं, और दीर्घ शीर्षक या लॉन्ग टाइटल जो है वो अधिनियम के शीर्ष भाग पर रखा होता है, और किसी भी अधिनियम का जो दीर्घ शीर्षक है वो उस अधिनियम के संपूर्ण उद्देश्यों या प्रयोजनों का सामान्य विवरण प्रदान करता है। इसके बाद में यह है कवर पेज के ऊपर होता है टाइटल, शॉर्ट टाइटल, लॉन्ग टाइटल। फिर देखो, संदर्भ तथा प्रस्तावना, कॉन्टेक्स्ट एंड प्रेम्बल। इस पार्ट में क्या होता है, देखो, यदि शब्द द्विविधाजनक है तो उसके संदर्भ को ध्यान में रखते हुए उसका अर्थ निर्धारण करते हैं, और ऐसा करने में एक शब्द या वाक्य की तुलना हम अन्य शब्दों या वाक्यों से करते हुए संदिग्धता निवारण हेतु निश्चित निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। संदर्भ में ही प्रस्तावना सम्मिलित होती है। तो देखो, प्रस्तावना जो है वो संदर्भ का भाग होती है, ठीक है। ये अधिनियम की आत्मा या कुंजी कहलाती है, और ये एक परिचयात्मक विवरण है जो शीर्षक के ठीक नीचे दिया रहता है, तथा ये बताता है कि अधिनियम द्वारा किस प्रयोजन की पूर्ति की जानी है। वह उस समय ही बहुत ही उत्तम रीति से और समाधान कारक रूप से विधानमंडल के आशय को व्यक्त करने में समर्थ होती है जबकि अधिनियम का निर्माण होता है। तो देखो, प्रस्तावना जो है वो किसी भी कानून के संबंध में एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। वो उस कानून को पारित करने का इंटेंशन या इरादा व्यक्त करती है, या यूं कह सकते हैं कि उसको हम अधिनियम या संविधि के लिए उद्देशिका कह सकते हैं। और उस उद्देशिका की जो भावना होती है, उस प्रस्तावना की जो भावना होती है, वो उस अधिनियम के भीतर रखे गए शब्दों की व्याख्या के लिए मास्टर की का काम करती है, या एक यूं कह सकते हैं कि होलसेल पिन होती है जिससे उस अधिनियम के किसी भी शब्द की व्याख्या हेतु ताला खोला जा सकता है। अगली जो आंतरिक उपकरण है वो है पार्श्वांकित टिप्पणियां या हाशिए टिप्पणियां, जिनको अपन मार्जिनल नोट्स भी कह सकते हैं। अधिनियम में जहां पर धारा शुरू होती है उसके बाईं तरफ एक छोटी सी टिप्पणी की गई होती है, इसे ही हाशिया टिप्पणी या पार्श्वांकित टिप्पणी कहते हैं। तो ये टिप्पणियां जो हैं वो उस अधिनियम की धारा में जो महत्वपूर्ण बात दी हुई होती है उसका ब्रीफ होता है, उसका संक्षिप्त रूप होता है, या उसके लिए अपन ये कह सकते हैं कि उस सेक्शन को समझने के लिए पार्श्वांकित टिप्पणियों में रखे गए शब्द जो हैं वो माइलस्टोन का काम करते हैं।
इसके बाद में अगला जो इंटरनल अपरेटस है इंटरप्रेशन के लिए, वो है अनुसूचियां, शेड्यूल्स। ये अधिनियम के अंत में दी हुई होती हैं, जो ये बतलाती हैं कि अधिनियम के तहत उठने वाली समस्याओं का निपटारा किस प्रकार किया जाए तथा अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार किया जाए। तो यहाँ देखो, अधिनियम में उठने वाली समस्याओं का निपटारा कैसे हो और अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कैसे हो, ये दो प्रकार की जो बातें हैं वो उन शेड्यूल्स में डिसाइड की जाती हैं प्रत्येक अधिनियम के अंत में, जिनको अपन रखते हैं। अगला जो ऑपरेटस है वो है उदाहरण या दृष्टांत, इलस्ट्रेशंस। ये धारा में दिए जाते हैं तथा विधि के उपबंधु व उनके प्रयोग को समझने के आशय से ये धारा से संलग्न पाए जाते हैं। तो देखो, इलस्ट्रेशंस हमेशा सेक्शंस के पास पाए जाते हैं और क्लिष्ट सेक्शन जो किसी अधिनियम में रखे जाते हैं, उन क्लिष्ट सेक्शंस के बाद में इन इलस्ट्रेशंस को इसलिए रखा जाता है ताकि उस सेक्शन की या उस धारा की जो भाषा है उसको अच्छी तरह से अपन समझ सकें। नेक्स्ट जो है वो स्पष्टीकरण या एक्सप्लेनेशन है। तो देखो, अधिनियम की धाराओं में जो कुछ भी अधिनियमित किया गया है उसकी व्याख्या करने के लिए धाराओं के नीचे कभी कभी स्पष्टीकरण दिए जाते हैं, जो विधानमंडल द्वारा पारित किए जाने के कारण अधिनियम का अंग बन जाते हैं। तो देखो, स्पष्टीकरण या एक्सप्लेनेशन जो है वो विधानमंडल द्वारा ये भी सेक्शंस के साथ ही जोड़े जाते हैं और इनका उद्देश्य जो है वो ये है कि व्याख्या करने में, किसी भी सेक्शन की व्याख्या करने में मदद मिलेगी, ऐसा विधानमंडल का किसी भी धारा के नीचे एक्सप्लेनेशन रखने के पीछे आशय निहित होता है। परंतु किया प्रोविजो, ये या तो अधिनियम में शर्त लगाने के लिए जोड़ा जाता है अतः किसी अपवाद का सर्जन करने के लिए जोड़ा जाता है। ये परिशिष्ट के रूप में किसी बात की व्यवस्था नहीं करता और न ही ये किसी ऐसी बात से व्यवहार करता है जो मुख्य अधिनियम के लिए बाहरी हो। एक बार फिर देखिए, प्रोविजो जो है ये या तो अधिनियम में शर्त लगाने के लिए जोड़ा जाता है, कंडीशन जोड़ने के लिए, या फिर किसी अपवाद का सृजन करने के लिए। तो सामान्यतः इसे परंतु या किंतु के नाम से, तो देखो सामान्यतः इसे हम बट भी कह सकते हैं। तो लेकिन के आगे या तो कोई कंडीशन लगती है या फिर उस लेकिन या परंतु क्या प्रोविजो से पहले जो बात है वो एक रूल है और उसके बाद हम जो लिखेंगे वो एक एक्सेप्शन होगा। इस प्रकार अगला जो आंतरिक उपकरण है इंटरप्रिटेशन के लिए किसी संविधि में, वो है परिभाषाएं या निर्वचन खंड, डेफिनेशंस एंड इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस। अधिनियम में इनका उद्देश्य ये होता है कि उसमें प्रयुक्त शब्दों का अर्थ वैसा ही समझा जाए जैसा कि विधानमंडल ने दिया है। निर्वचन खंड में किसी शब्द का अर्थ सभी जगह वैसा ही समझा जाता है। यदि किसी संदर्भ में उस शब्द का निर्वचन खंड में दिया गया अर्थ निरर्थक है तो उस उपबंध का निर्वचन करते समय न्यायालय उस शब्द का ये अर्थ नहीं लगाएगा। तो यहाँ देखिए, परिभाषाएं या निर्वचन खंड का मतलब क्या है कि किसी भी अधिनियम में सामान्यतया आरंभिक धाराओं में कुछ शब्दों की परिभाषाएं दी हुई होती हैं और उनके पीछे ये मान्यता निहित होती है कि उस अधिनियम में रखे गए उन शब्दों का हम अक्सर से वही मीनिंग ग्रहण करेंगे जो निर्वचन खंड या परिभाषाओं में दिए गए हैं, उनसे हटकर नहीं। क्योंकि प्रत्येक शब्द के अलग अलग संदर्भों में अलग अलग मीनिंग निकल सकते हैं, इसलिए किसी भी अधिनियम का निर्वचन करते समय निर्वचन खंड या परिभाषा में उन शब्दों का जो मीनिंग दिया जाता है उन्हीं मीनिंग्स को अपन लेकर चलेंगे। फिर अगला जो आंतरिक उपकरण है वो है शीर्षक या हेडिंग्स। तो देखो, आधुनिक या आजकल के अधिनियमों में धाराओं के पूर्व लगाए गए शीर्षक इन धाराओं की प्रस्तावना के रूप में माने जाते हैं, किंतु ये अधिनियम के साधारण शब्दों को नियंत्रण नहीं करते हैं, अपितु अस्पष्ट शब्दों की व्याख्या कर सकते हैं। तो देखो, ये अस्पष्ट शब्दों की व्याख्या करने में हेडिंग्स की मदद लेते हैं, जबकि सामान्य शब्दों की व्याख्या इनसे नहीं की जा सकती। और पंक्चुएशंस या विराम चिन्ह, इस संबंध में देखिए अगला उपकरण, शब्दों और वाक्यों का परस्पर संबंध बताने तथा किसी विषय को भिन्न भिन्न भागों में बांटने और पढ़ने में ठहरने के लिए लेखों में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ये वाक्य खंड के बल का निर्धारण करते हैं। तो देखो, भाषा में विराम चिन्ह जो है वो ऑर्नामेंट्स होते हैं या किसी भी वाक्य के मीनिंग को डिसाइड करने में, और या विराम, अल्प विराम, अर्धविराम जैसे जो शब्द हैं, जो चिन्ह हैं, वो निर्वचन में अपनी काफी कुछ मदद करते हैं। और आखिरी जो आंतरिक उपकरण है निर्वचन का किसी संविधि में, वो है अपवाद या एक्सेप्शन। ये इस बात की पुष्टि करता है कि जो विषय अपवाद के रूप में अलग नहीं किए गए हैं वे प्रमुख उपबंध में सम्मिलित हैं। प्रमुख उपबंध व अपवाद में विरोध के समय प्रमुख उपबंध को ही महत्वपूर्ण मानना चाहिए।
तो देखो, जहां अपवाद और प्रमुख नियम में या मुख्य नियम में कंट्रोवर्सी होती है तो नियम की बात को ही मान्यता दी जाती है। तो इस प्रकार इस वीडियो में मैंने आपके साथ कुछ छोटी छोटी बातें जो डिस्कस की हैं, इन बातों को अपन यहाँ ब्रीफली जानेंगे। तो देखो, नाम या शीर्षक, लघु शीर्षक, दीर्घ शीर्षक, संदर्भ या प्रस्तावना, पार्श्वांकित टिप्पणियां या हास्य टिप्पणियां, अनुसूचियां, उदाहरण या दृष्टांत, स्पष्टीकरण, परंतु, परिभाषा या निर्वचन खंड, शीर्षक, विराम चिन्ह और अपवाद, ये किसी भी संविधि के निर्वचन हेतु आंतरिक सहायक उपकरण माने जाते हैं। इसी प्रकार कुछ एक्सटर्नल सहायक उपकरणों की चर्चा भी अपन अगले वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।